Assalamualaikum warahmatullah, respected judges, respected aspirants, respected lawyers, respected brothers, sisters. Sorry for delay. Today is day 8th lecture कानून शहादत ऑर्डर का, और आज हमने presumptions को पढ़ना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. और इंशाल्लाह और इसके बाद हमारी डेफिनेशन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी. ये जो आपके सामने सामने 3 कलर नज़र आ रहे हैं, ये जो ब्लू कलर में है ये हम कर चुके हैं. ये लाइट ब्लू कलर में या डार्क ब्लू, और ये जो ब्लैक में ये रहती हैं, और जो रेड में है ये हम आज करने जा रहे हैं. प्रिजम्पशन हमारा टॉपिक है. एक चीज़ बता दूं, देखें आज हम सिर्फ ये पढ़ेंगे प्रिजम्पशन क्या है, लेकिन इसकी जो इलस्ट्रेशंस हैं, आगे जो प्रिजम्पशंस के आर्टिकल्स हैं, वो भी मैं सरसरी करवाऊंगा. लेकिन जब हम यानी लेक्चर वाइज जब वहाँ प्रिजम्पशन पे पहुंचेंगे तो फिर हम उनको जो है वो डेप्थ में भी जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अच्छा जी, रीकैप कर लेते हैं थोड़ा सा. पहला लेक्चर, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं सुना तो फिर आज के लेक्चर का इतना मज़ा नहीं आएगा. वो लेक्चर आपने ज़रूर 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 सुनना है. ठीक है, पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन के बारे में था. बेसिकली उसमें मैंने पूरा QSO कवर किया था. दूसरे लेक्चर में ऑब्जेक्ट एंड पर्पस हमने किया. तीसरे में शॉर्ट, टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. चौथे लेक्चर में हमने कोड की डेफिनेशन को देखा. पांचवें लेक्चर में हमने फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट की डेफिनेशन को देखा. छठे लेक्चर में हमने एविडेंस और डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को देखा. सातवें लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ फैक्ट प्रूव, फैक्ट डिसप्रूव और फैक्ट नॉट प्रूव को जो है वो हमने देखा. ठीक है, और आज हम किसकी डेफिनेशन करने जा रहे हैं? प्रिजम्पशन की. आर्टिकल 27, 28, 29 में प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रिजम्पशन, इसको हम लोग इंशाल्लाह जो है वो उसको जो है हम करेंगे. ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रिजम्पशन क्या होती है, प्रिजम्पशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है. ठीक है, और फिर इसका अफेक्ट क्या होता है प्रिजम्पशन का, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी इलस्ट्रेशंस कौन कौन सी हैं. ठीक है, अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने एक चीज़ डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में, कि हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, वो ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो फैक्ट प्रूफ की जो डेफिनेशन है उसके अंदर वो लिखता है कि अफेक्ट इज सेड टू बी व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट. यानी जज साहब जब वो जजमेंट लिख रहे होते हैं तो वो जजमेंट लिखते वक्त क्या कंसीडर करते हैं? मैटर. हमने ये डिस्कस किया था, यहाँ एविडेंस का वर्ड नहीं आया, यहाँ मैटर का आया है. तो फिर हमने कंक्लूड किया था कि बेसिकली एविडेंस और मैटर जो है उनके अंदर एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि मैटर एक वाइडर टर्म है. मैं आपके सामने थोड़ा सा पढ़ता हूँ, आपको याद आ जाएगा. द वर्डिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ फैक्ट प्रूव्ड एंड फैक्ट डिसप्रूव्ड इज आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट एंड नॉट आफ्टर कंसीडरिंग एविडेंस बिफोर इट. Reason for the same is that matter is a wider term than evidence. While making a decision, a court has to consider a number of other matters which are not strictly covered by the definition of the evidence as given in QSO. तो अब हमने देखना ये है कि वो क्या डिफरेंस है मैटर और एविडेंस के दरमियान. तो ये देखें, जो मैटर की टर्म है उसमें एविडेंस भी आ जाता है और उसमें प्रिजम्पशंस भी आती हैं. तो एक चीज तय हो गई बच्चों, क्या? कि प्रिजम्पशन एविडेंस नहीं है, ठीक है, एक बात हो गई. और दूसरी बात, एक और चीज तय हो गई, वो ये हो गई कि प्रिजम्पशन भी जो है वो एक फैक्ट को प्रूव करने का मोड है, ठीक है. अच्छा जी, तो अब आपको समझ आ गई कि प्रिजम्पशन बेसिकली क्या है. ये भी अ मोड टू प्रूव अ फैक्ट, एक फैक्ट को प्रूव करने का जो है वो तरीकेकार है. अब प्रिजम्पशन, अच्छा, इसको मैं एक और सेंस में भी आपको रिपीट करवाऊंगा. हमने ये पहले किया हुआ है, याद कीजिए. हमने पिछले लेक्चर में एक चीज देखी थी कि फैक्ट, चाहे फैक्ट इन इशू हो, चाहे वो रेलिवेंट फैक्ट हो, वो माइट बी ट्रू माइट बी फॉल्स. क्या कि एक पार्टी क्लेम करती है कि दैट फैक्ट एग्जिस्ट, और दूसरी पार्टी क्लेम करती है दैट फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, तो वो हमने फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन भी यही पढ़ी थी
कि that is claimed by one party and denied by the other party. तो basically one party is claiming that fact to be true and other party is claiming that fact to be false. ठीक है. अच्छा, और ये कौन सी स्टेज थी? ये बिगिनिंग ऑफ द ट्रायल थी, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट की स्टेज थी. लेकिन एक एप्रिसिएशन ऑफ मैटर की स्टेज है, ये वो स्टेज है जहां पे क्या किया जा रहा है, जहां पे के अब जज साहब क्या करने जा रहे हैं, जजमेंट लिखने जा रहे हैं, फैसला करने जा रहे हैं. और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जज साहब या तो बिलीव करेंगे अ फैक्ट इज ट्रू, अ फैक्ट इज ट्रू, और या जज साहब जो हैं वो होल्ड करेंगे कि अ फैक्ट इज फॉल्स. ठीक है. और या वो कहेंगे नीदर ट्रू नॉर फॉल्स. ठीक है. तो यहाँ पे वो डाउट नहीं है, माइट बी वाली बात नहीं है. अब कोर्ट कंफर्म है कि वो फैक्ट जो था, जो शुरू में माइट बी ट्रू या फॉल्स था, वो अब ट्रू है या फॉल्स है. तो हमने देखा था कंप्यूटर की सेंस में, सॉरी क्यूएसओ की लैंग्वेज में उसको कहते हैं फैक्ट प्रूव्ड, और अगर फॉल्स है तो फैक्ट इज प्रूव्ड, और नीदर ट्रू और फॉल्स है तो फैक्ट नॉट प्रूव्ड उसको कहते हैं. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रूफ. क्या कहते हैं? प्रूफ. और फिर हमने ये देखा था, हमने ये कहा था कि अगर court trial is a journey wherein proof is the destination of a fact. If proof is the destination of a fact, evidence is that route means through which that destination is achieved. आपको याद आ गया? ठीक है. तो जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. देखिए, एक मर्डर ट्रायल है, तो उसमें एक फैक्ट इशू है, एक्ट ऑफ काजिंग ऑफ डेथ. एक और मोटिव प्रीवियस लिटिगेशन पेंडिंग है. ये दो हो गए. क्या? ये दो हो गए. एक फैक्ट इन इशू हो गया और एक रेलिवेंट फैक्ट हो गया. अब जो प्रोसिक्यूशन है, अब प्रोसिक्यूशन कहती है कि दैट फैक्ट्स आर ट्रू, एग्जिस्ट करते हैं, और जो एक्यूज साइड है वो कहेगी नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करते. ठीक है. तो अब प्रोसिक्यूशन की विश क्या होगी या लायबिलिटी क्या होगी कि वो उसको प्रूव करें. क्या करें? प्रूव करें उसको, एक्ट ऑफ काजिंग ऑफ डेथ को और प्रीवियस लिटिगेशन को. तो उसको कहेंगे प्रूफ. ठीक है. अब प्रोसिक्यूशन उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए एक विटनेस को पेश करती है, जो आके कहती है कि मैंने ये अकरंस देखी है. डायरेक्ट एविडेंस पेश कर रही है. तो इस चीज को क्या बोलेंगे? एविडेंस. फिर वो प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश कर रहे हैं कि ये देखिए, ये प्रीवियस लिटिगेशन थी जिसकी वजह से इसने ये मर्डर किया है. तो दैट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. तो आपको समझ आ गई मेरी बात की. अच्छा, हमने वर्ड यहाँ टर्म एविडेंस यूज की थी, लेकिन स्ट्रिक्टो सेंस यहाँ पे टर्म एविडेंस नहीं आएगी, बल्कि यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी? मैटर. और मैटर में फिर क्या चीज आ जाएगी? एविडेंस भी आ जाएगा, प्रिजम्पशन भी आ जाएगा, और बहुत सारी चीजें जो है वो इसके अंदर जो है वो आ जाएंगी. तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई. अच्छा, व्हाट वी हैव कंक्लूडेड अप टिल नाउ. अब तक हमने क्या कंक्लूड कर लिया कि प्रिजम्पशन इज अ मोड टू प्रूव अ फैक्ट. एक चीज, इवन प्रिजम्पशन इज नॉट एविडेंस. प्रिजम्पशन एविडेंस नहीं है, रेदर इट इज अ रूल ऑफ लॉ अंडर विच अ फैक्ट इज प्रूव्ड टू बी प्रूव. एक्चुअली ये एक रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, जिसके तहत जो है कोर्ट प्रिज्यूम करती है कि एक फैक्ट जो है वो ट्रू है. अच्छा बच्चों, अब इससे आगे बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब हम करने जा रहे हैं कि प्रिजम्पशन होती क्या है. मेरा अपना एक स्टाइल है पढ़ाने का, तो मैं पहले आपको एक एग्जांपल दूंगा, फिर बताऊंगा प्रिजम्पशन क्या है. ले जी, एक प्रोपोजिशन मैंने लिखी है. मैंने लिखा है कि a 50 years old document is challenged through a suit on the ground that the said document is bogus and was not executed by the predecessor of the plaintiff. कि plaintiff ने दावा किया है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, और ना ही ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उसके प्रेडिसेसर ने जो था वो क्या किया था? एग्जीक्यूट किया था. ये एक मैंने आपके सामने प्रोपोजिशन रखी है. अच्छा, थोड़ी देर के लिए बच्चों, थोड़ी रिस्पेक्टेड लॉयर्स, थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे हम प्रिजम्पशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं. अगर हम प्रिजम्पशन को छोड़ें तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? इट इज अ सेटल्ड लॉ दैट वेयर अ डॉक्यूमेंट इज चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अ फ्रॉड, द बर्डन टू प्रूव द सेम इज अपॉन द डिफेंडेंट बेनिफिशियरी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट. तो फिर जो डिफेंडेंट है उसका काम बनता है कि वो उस डॉक्यूमेंट को क्या करे? साबित करे. यानी प्लेंटिफ ने एक डॉक्यूमेंट चैलेंज कर दिया है, ठीक है, और डिफेंडेंट का अब क्या काम है कि वो अब उस डॉक्यूमेंट को साबित करे. अब साबित कैसे किया जाएगा बच्चों? एक डॉक्यूमेंट जो है, देखिए, उसके मार्जिनल विटनेसेस पेश किए जाएंगे, उसका हैंड राइटिंग एक्सपर्ट पेश किया जाएगा, उसका स्क्राइब पेश किया जाएगा, और इसके अलावा जो है वो
स्क्राइब पेश किया जाएगा, टेस्टिंग विटनेसेस पेश किए जाएंगे, और वो डिफेंडेंट खुद भी एज ए विटनेस जो है वो क्या होगा, अदालत के अंदर पेश होगा। ठीक है, ये है। लेकिन रुकिए, इस प्रोपोजिशन में ऐसे नहीं होने जा रहा, इस प्रोपोजिशन में ऐसे नहीं होने जा रहा। क्यों? ये जरा पढ़िए, आर्टिकल 100 है कानून शहादत ऑर्डर का। कहता है वेयर एनी डॉक्यूमेंट purporting or proved to be 30 years old is produced from any custody which the court is particular case consider proper, the court may presume that the signature and every other part of such document which purport to be in the handwriting of any particular person is in that person's handwriting, and in case of a document executed or attested that is was duly executed and attested by the person by whom it's purport to be executed and attested। बच्चों, ये जो आर्टिकल 100 है ये कहता है कि अगर 30 साल से ज्यादा का एक डॉक्यूमेंट है पुराना, तो कोर्ट ये परज्यूम करेगी क्या, कि उसके ऊपर सिग्नेचर भी उसी बंदे के हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जिसने किए हैं, और हैंडराइटिंग भी उसी बंदे की है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने ये डॉक्यूमेंट लिखा था, और ये अटेस्टेड भी उन्हीं लोगों ने किया है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट किया है। अब बच्चों आप यहाँ पे देखो 1 मिनट के लिए, अब डिफेंडेंट जो है वो लायबल नहीं है कि वो उसकी एग्जीक्यूशन को साबित करे, उसकी हैंडराइटिंग को सब। क्यों? क्योंकि ऊपर देखो मैंने लिखा था 50 इयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट। क्या लिखा था? 50 इयर्स ओल्ड, 50 इयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट मैंने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी कि वो उसको, क्यों? क्योंकि कोर्ट परज्यूम करेगा। कोर्ट क्या करेगा? परज्यूम करेगा क्या, कि चूंकि डॉक्यूमेंट 30 ईयर से ज्यादा का ओल्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो कोर्ट परज्यूम करेगा कि सिग्नेचर भी दुरुस्त है, हैंडराइटिंग भी दुरुस्त है, और अटेस्टेशन भी जो है वो दुरुस्त है। ठीक है, अच्छा, तो फिर उसको वो विटनेसेस वगैरह वो साबित करने की जरूरत जो है वो हरगज जो है वो नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज देखिए आप, अब मैं आपको बड़ी अहम चीज बताने लगा हूं। इस एग्जाम्पल के अंदर, ये आर्टिकल 100 के अंदर देखें तो एक बेसिक फैक्ट है जो कि एडमिटेड है या प्रूव्ड है। वो क्या है? वो ये है कि 30 इयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट है। क्या है? 30 इयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और उसकी बुनियाद पे क्या क्या प्रिज्यूम किया जा रहा है कि दैट डॉक्यूमेंट साइंड बाय द पर्सन बाय होम इट purported टू बी साइंड, दैट द डॉक्यूमेंट इज दैट द आ गई मेरी बेटी, मुझे नहीं पता, भागो यहां से, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भागो, मुझे नहीं पता, चलो भागो। अच्छा, दूसरा क्या है कि दूसरा क्या प्रिज्यूम किया जा रहा है कि वो डॉक्यूमेंट उसी बंदे की हैंडराइटिंग में है जिसके बारे में कहा जा रहा है उसने लिखा है, और उसी ने इसको अटेस्ट किया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने अटेस्टेड किया। तो बच्चों गौर से सुनो, गौर से सुनिएगा, रिस्पेक्टेड लॉयर्स मेरी बात गौर से सुनिएगा। ये प्रिजम्पशन के बारे में सबसे अहम पॉइंट है जहां पे हम इस वक्त हैं, और यकीन जानिए मुझे 4 माह लग गए, मैंने 4 माह लेक्चर नहीं लिखा क्योंकि मैं खुद इसके ऊपर क्लियर नहीं था, और जब तक मैं क्लियर ना हूं फिर मैं आप लोगों को पढ़ाता नहीं हूं। तो पढ़ पढ़ के जब मुझे यकीन हो गया कि ये चीज ऐसे ही है, तभी मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया। अच्छा, अब एक चीज हो गई कि एक प्रिजम्पशन के अंदर 2 किस्म के फैक्ट्स होंगे। एक वो फैक्ट होगा जो कि कोर्ट के सामने डिस्प्यूटेड नहीं होगा या प्रूव्ड होगा, जैसे कि यहाँ पे एक 30 इयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट जो है वो ये डिस्प्यूटेड नहीं है पार्टीज के दरमियान, और उसके बुनियाद पे कोर्ट इन्फ्रेंस ड्रॉ करेगी किसके बारे में? डिस्प्यूटेड फैक्ट्स के बारे में। मसलन वो सिग्नेचर है, हैंडराइटिंग और अटेस्टेशन डिस्प्यूटेड थी ना, उसके बारे में इन्फ्रेंस ड्रॉ करेगी क्या, कि कोई भी इन नेगेटिव सेंस या इन पॉजिटिव सेंस कोर्ट उस फैक्ट को क्या प्रूव्ड या डिसप्रूव्ड क्या करेगी, वो तस्लीम करेगी, कंसीडर करेगी। ठीक है, अच्छा, अब ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि सम टाइम प्रिजम्पशन जो होती है वो रिबटेबल होती है, और सम टाइम प्रिजम्पशन जो होती है वो क्या होती है, वो इरिबटेबल होती है, जहां पे कि इरिबटेबल होती है। एनी हाउ उसको आगे चल के देखते हैं। तो आपको मेरी बात की समझ आ गई यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ से जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी
उसकी बुनियाद पे। अच्छा एक चीज आपको बताऊं, कंफ्यूज नहीं होना, देखो मेरी बात सुनिए। एक डॉक्यूमेंट लिखा गया, ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर सिग्नेचर हुए और वो थंब इम्प्रेशन वगैरह हुए, सारा कुछ हुआ। देखो बच्चों, ऐसे भी तो है ना, किसी से गन पॉइंट के ऊपर आप एक डॉक्यूमेंट लिखवा लें तो उसके साइन करवाएं जबरदस्ती और थंब इम्प्रेशन लगवा लें, तो एग्जीक्यूशन उसकी भी हो गई है। लेकिन उसके कंटेंट्स जो हैं क्या वो फ्री कंसेंटेड हैं या नहीं है? ये जो मैंने आपको आर्टिकल 100 की एग्जांपल दी है, ये कंटेंट्स के बारे में प्रिजम्पशन नहीं है। अगर कोई कहता है कि जी ये डॉक्यूमेंट जो है वो जबरदस्ती लिखवाया गया था, धोखे से लिखवाया गया था, तो फिर यकीनन साबित करना पड़ेगा, उसके गुमान भी आएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं उसकी एग्जीक्यूशन की, कि 30 ईयर्स अगर गुजर गए हैं तो फिर यही समझा जाएगा कि ये उसके साइन उसी के हैं। यानी अब ये एग्जीक्यूशन, मेयर अपेंडेंस ऑफ सिग्नेचर इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी कंटेंट्स को साबित करना समथिंग एल्स और एग्जीक्यूशन को साबित करना समथिंग एल्स। आर्टिकल 100 एग्जीक्यूशन की बात कर रहा है, सिग्नेचर की बात कर रहा है, हैंड राइटिंग। लेकिन क्या उस बंदे ने अपनी मर्जी से लिखा था? ये आर्टिकल 100 इसके बारे में नहीं बोल रहा। होप कि आप मेरे पॉइंट को पिक कर रहे हैं जो मैं आपको बात बता रहा था। एनी हो, इसलिए बता दिया कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए कि यहां से मैं इसकी जो है वो डेफिनेशन निकालने लगा हूं। Presumption is a rule of law that a court shall presume a doubtful fact to be proved or disproved without calling evidence for proof of the same by drawing an inference as to truth or falsehood of that doubtful fact on the proof or admission of another fact। अब वो एग्जाम्पल को अगर इस डेफिनेशन में फिट करो तो अनदर फैक्ट क्या था कि 30 इयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट था, और उससे जो डाउटफुल फैक्ट थे वो उसकी क्या एग्जीक्यूशन थी, हैंड राइटिंग किसकी है, सिग्नेचर किसके हैं, टेस्टेशन किसने किया है। तो कोर्ट ने क्या किया? इन्फ्रेंस ड्रा किया। मेरा ख्याल है इसके बाद अब आपको कभी प्रिजम्पशन की जो है वो डेफिनेशन या उसके बारे में आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन जो है वो हरगज जो है वो नहीं होनी चाहिए। सॉरी, वो बीच में डिस्टरबेंस हो जाती है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज जो है ना अगले पॉइंट की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। वो क्या है, आपने गौर किया इस एग्जाम्पल के अंदर या इस इलस्ट्रेशन के अंदर कि जब कोर्ट प्रिज्यूम कर लेती है एक फैक्ट को प्रूव्ड है, तो अनलेस कि उसको रिबट किया जाए, वो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं, तो वो एक जो लंबा चौड़ा एक टाइम चाहिए होता है कि उसके विटनेसेस को पेश करें, वो आके उस फैक्ट को प्रूव करे, ठीक है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आए, एक्सक्राइब आए, उनको पेश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये फिर हो गया प्रिजम्पशन का ऑब्जेक्टिव, कि जहां पे प्रिजम्पशन होगी बेसिकली वहां पे क्या होगा कि कोर्ट का प्रीशियस टाइम सेव होगा कि वहां पे एविडेंस कॉल करने की जरूरत नहीं होगी। और बेसिकली यही बेसिक ऑब्जेक्टिव था किसका? कानून शहादत ऑर्डर का, जैसा कि इस एग्जांपल के अंदर भी हुआ है। तो मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा है व्हाई प्रिजम्पशन। It is already discussed that the very basic objective of any law of evidence like USO is to provide such a procedure for collection, representation and evaluation of evidence so that a controversy might be decided expeditiously. Presumptions are one of the tools through which that objective is achieved in the way that while presuming a fact, a party under an obligation to prove a fact is relieved, exempted from proving the same. In this way court precious time will be saved। क्यों भाई? अब ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, ये प्रिजम्पशन खत्म होने लगी है यहाँ पे ना। बोलिए, इसकी भी आपको समझ आ गई कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिजम्पशन की जरूरत। एक तो ये है कि ये मोड ऑफ टू प्रूफ ऑफ फैक्ट है, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव जो है या इसका जो बेनिफिट है वो क्या है कि कोर्ट का प्रीशियस टाइम जो है वो क्या होता है, उसको सेव कर लिया जाता है। अब आ गया टाइप्स ऑफ प्रिजम्पशन, ठीक है, ये आपने पढ़ी हुई है, आपको पता भी है, लेकिन मैं थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ। एक है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, और इसको जहां पे मे प्रिज्यूम का वर्ड आएगा वहां पे हम उसको क्या बोलेंगे कि वो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, ठीक है। और एक है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ,
और एक और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के आगे दो काइंड्स हैं, रिबटेबल प्रिजम्पशन शैल प्रिज्यूम भी बोला जाता है इसको, और इररिबटेबल उसको कंक्लूसिव प्रूफ भी जो है वो बोला जाता है। ठीक है, और फिर मैंने साथ में आर्टिकल्स लिखी हैं जो कि उसकी इलस्ट्रेशंस हैं, जो कि मे प्रिज्यूम की इलस्ट्रेशन है, शेल प्रिज्यूम की और कंक्लूसिव प्रूफ की क्या है वो इलस्ट्रेशन है। और एक है मिक्स प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड मिक्स प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। बेसिकली ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट ही है, लेकिन उसमें समटाइम लॉ का आंसर भी जो है वो उसके अंदर क्या हो जाता है, वो शामिल हो जाता है। और एक है स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन। देखिए बहुत सारी प्रिजम्पशंस ऐसी होंगी जो कानून शहादत के तहत कवर नहीं होती, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत बहुत सारी प्रिजम्पशंस हैं। तो स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन अदर दैन कानून शहादत ऑर्डर ना। ठीक है, एनी हाउ आपको इस चीज की जो है वो समझ आ गई। ठीक है, ये इसकी प्रिजम्पशन है। अच्छा, इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए मैंने आपको बड़ी मेहनत से आपके लिए कुछ बनाया है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को नेचुरल प्रिजम्पशन भी बोला जाता है, और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन भी बोला जाता है। और जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है उसके आगे फिर दो टाइप्स हैं, एक रिबटेबल प्रिजम्पशन और एक इररिबटेबल प्रिजम्पशन है। और जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है उससे डील कर रहा है आर्टिकल 27, जो कह रहा है व्हेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस ऑर्डर दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट मे ईदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड और मे कॉल फॉर प्रूफ इट। देखिए इस वर्ड के अंदर मे प्रिज्यूम का वर्ड आ रहा है, और कोर्ट की डिस्क्रिशन है। कोर्ट की क्या है? डिस्क्रिशन है कि कोर्ट क्या करे कि कोर्ट प्रिजम्पशन को एक साइड पे रख के तो दूसरी पार्टी को क्या कहे कि भाई आप इसको साबित करने के लिए एविडेंस जो है वो लेके आओ, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस प्रिजम्पशन के साथ। अब मैं नीचे वाला पढ़ने लगा हूँ, देयर आर ऑलवेज परमिसिव एंड रिबटेबल मीनिंग देयर बाय इट इज डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू मेक द प्रिजम्पशन अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, दैट इज व्हाई दे आर इंडिकेटेड बाय द वर्ड मे प्रिज्यूम। देखिए बच्चों होगा क्या, प्रैक्टिकली क्या होगा, हम वही मिसाल ले लेते हैं उस डॉक्यूमेंट की, वो जो 50 इयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट की एग्जांपल थी। अब उसमें कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया, मे प्रिज्यूम है ना, कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया एक दफा कि इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो दुरुस्त है और हैंड राइटिंग भी वही है, और उसके बाद अटेस्टेड भी उन्हीं विटनेसेस ने किया है। अब जो दूसरा कौंसल है वो आर्गुमेंट्स में कोर्ट को कन्विंस करता है कि सर देखें यहाँ पे नोटरी पब्लिक की जो है वो उसकी स्टैंपी जो है वो मौजूद नहीं है, सर एक जगह पे साइन ही नहीं है। तो अब जैसा वो सोच में पड़ जाते हैं और वो कहते हैं मैं नहीं मानता भाई ये आर्टिकल 100 वाली प्रिजम्पशन को, आप इसको साबित करें। तो इसको क्या कहेंगे? डिस्क्रिशन। इसको क्या कहेंगे? डिस्क्रिशन है कि कोर्ट की मर्जी है कि वो एक फैक्ट को प्रज्यूम करे प्रज्यूम करे या ना करे। इसको नेचुरल प्रिजम्पशन भी बोला जाता है। नेचुरल प्रिजम्पशन इसलिए बोला जाता है कि बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन द लॉजिक। ठीक है, अच्छा इस चीज की आप और नीचे इसकी एग्जांपल लिखी है। अब जो आ जाए दूसरी तरफ रिबटेबल और इररिबटेबल प्रिजम्पशन में आ जाए, वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस ऑर्डर दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड। इसमें वो ये कहता है कि कोर्ट की कोई डिस्क्रिशन नहीं है कि कोर्ट ये कहे जी कि मैं इसको प्रिज्यूम करता हूं या नहीं करता हूं। इसमें कोर्ट प्रिज्यूम करने का पाबंद है, यानी कोर्ट एक दफा प्रिज्यूम करे ही करे। ये अलग बात है कि दूसरी पार्टी कोर्ट को कन्विंस कर ले और उसको रिबट्टल में वो कोर्ट को कन्विंस कर ले कि जो आप इन्फ्रेंस ड्रा कर रहे हैं वो एज पर लॉ नहीं है। These there are always obligatory and rebuttable, meaning thereby the court is bound to take the fact as proved until evidence is given to disprove it. ठीक है, that is why they are indicated by the word shall presume। यहाँ पे एविडेंस आएगा उसको रिबट करने के लिए उस प्रिजम्पशन को। ठीक है, और जहां पे शेल प्रिज्यूम होगा और नीचे उसकी एग्जांपल है आर्टिकल 90 to 95, 99 और 1 बेसिकली ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रिजम्पशन है शेल प्रिज्यूम। ठीक है,
उसके बाद when where one fact is declared by this order to be conclusive proof of another fact, the court shall on proof of the one fact regard the other as proved and shall not allow the evidence to be given for the purpose of the disproving it। ले जी, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे उस प्रिजम्पशन को रिबट करने की भी इजाजत नहीं है, ठीक है। दे आर ऑलवेज ऑब्लिगेटरी एंड इररिबटेबल, मीनिंग देयरबाय द कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू टेक द फैक्ट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया पास्ट, उसको भी हम देखेंगे। द कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू टेक द फैक्ट एज प्रूव्ड एंड इवन नो एविडेंस कैन बी अलाउड टू एड्यूस टू डिसप्रूव दैट फैक्ट, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड कंक्लूसिव प्रूफ। और इसकी एग्जांपल आर्टिकल 55 एंड 182 जी। बोलिए, हाँ, आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। ये इसकी बेसिकली क्या थी, इसकी टाइप्स थी। अच्छा, अब इससे आगे जो हम करने जा रहे हैं वो अब हमने इनको, ये जो इलस्ट्रेशंस हैं इनको हमने जो है वो पढ़ना है। देखिए, वैसे तो इसके लिए मुझे अलग से लेक्चर्स चाहिए और मैंने इनको प्रिपेयर कर ली है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो है वो फिलहाल मैं सरसरी से आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ ताकि प्रिजम्पशन का टॉपिक जो है डेफिनेशन की हद तक आपकी ग्रिप हो जाए। और फिर जब हम प्रिजम्पशन को यानी सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे तो फिर हम उसको इंशाल्लाह जो है वो डिटेल में जो है हम उसको जो है वो कर लेंगे। तो अब मैं आपको इलस्ट्रेशंस के बारे में जो है वो थोड़ा सा जो है वो बता देता हूँ कि जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है उसकी इलस्ट्रेशंस जो हैं वो कौन कौन सी हैं। लें जी, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, ये मेरी बुक का हिस्सा है। आप दुआ कीजिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं ऐसी बुक लिखना चाह रहा हूँ कि जितने भी लॉयर्स हैं उनको कानून शहादत ऑर्डर सबसे इजी सब्जेक्ट लगे। और इंशाल्लाह इसके लिए बहुत वक्त दरकार है, आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है। और अगर मैंने लिख ली तो इंशाल्लाह इट विल बी द ईजीएस्ट सब्जेक्ट फॉर एवरीवन। अच्छा जी, अब मैं आपको ये इसकी इलस्ट्रेशन आ गई। सबसे पहले आर्टिकल 96 है। अब आप यहाँ पे पास करके ना बेशक उसको जो है वो क्या कहते हैं, एक नज़र उसको रोक लीजिए, इस वीडियो को रोक के आप एक दफ़ा उसका टेक्स्ट पढ़ लें, क्योंकि मैंने फ़िलहाल आपको सरसरी करवाना है और फिर मैं आपको जब आर्टिकल वाइज हम वहाँ पहुँचेंगे तो फिर मैं आपको डेप्थ में ये करवाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल है प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा, वो चीज़ माइंड में रखिए कि दो फैक्ट होंगे, एक प्रूव्ड फैक्ट होगा या बेसिक फैक्ट होगा और उसकी बुनियाद पे एक प्रिज्यूम्ड फैक्ट होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आर्टिकल ये कहता है कि अगर कोई भी फॉरेन बाहर के मुल्क का कोई भी कोर्ट है, उसका अगर कोई उसका जो डॉक्यूमेंट है उसकी अगर सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में पेश हो जाती है, सर्टिफाइड कॉपी पेश हो जाती है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी क्या कि ये कॉपी, ये सर्टिफाइड कॉपी जेन्युइन है और एक्यूरेट है। जेन्युइन और जेन्युइन से मुराद ये है कि पीछे ओरिजिनल ऑर्डर भी एग्जिस्ट करता है, ओरिजिनल जुडिशियल रिकॉर्ड भी एग्जिस्ट करता है, और एक्यूरेट का मतलब ये है कि ये जो नकल बन के आई है ये बिल्कुल उसके मुताबिक है, इसमें कोई हैंकी फैंकी जो है वो नहीं की गई। देखिए, मैं आपको नीचे ये मैंने थोड़ा सा लिखा भी है। बेसिक फैक्ट या प्रूव्ड फैक्ट क्या है, देयर इज अ फॉरेन जुडिशियल डॉक्यूमेंट, ठीक है, फॉरेन जुडिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, नहीं, देयर इज अ फॉरेन जुडिशियल डॉक्यूमेंट है और फैक्ट टू बी प्रिज्यूम क्या है, द कोर्ट may presume that the said certified copy of that document is genuine and accurate, ठीक है। यहाँ पे लिखना there is a certified copy of a फॉरेन जुडिशियल डॉक्यूमेंट, एक यानी उसकी सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट के सामने आ गई और ये चीज़ डिस्प्यूटेड नहीं है कि वो सर्टिफाइड कॉपी है या नहीं है, ठीक है, यानी ये अंडरस्टूड है कि वो सर्टिफाइड है, तो फिर कोर्ट ये दो चीज़ें जो है वो प्रिज्यूम कर लेगा। अब इसमें वर्ड आया है मे प्रिज्यूम, क्या आया है, मे प्रिज्यूम। इसका मतलब ये है वन वे और द अदर वे, अगर दूसरा कौंसल कोर्ट को कन्विंस कर लेता है कि, तो फिर कोर्ट क्या कहेगी कि एज पर लॉ असल रिकॉर्ड तलब किया जाए। मैं सर्टिफाइड कॉपी को नहीं मानता। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए, कोर्ट का टाइम सेव हो रहा है, बजाय इसके कि सर्टिफाइड कॉपी को साबित किया जाए, कोर्ट प्रिज्यूम कर रही है कि वो जेन्युइन और एक्यूरेट है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कंडीशन, इसको मैं अभी जो है वो छोड़ रहा हूँ।
डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, ये तो मैं ऑलरेडी जो है आपके सामने वो बात रख चुका हूँ कि थोड़ा सा मैं पढ़ भी देता हूँ। एज वी नो दैट अ presumption of fact is a directly a permissive presumption, so it will be discretion of the court to presume that certified copy is genuine or accurate. If court is not willing to presume the same, party producing the same will be under obligation to prove the same as disputed document is proved. However, other party will have no right to object the certified copy unless that party succeed in rebutting the presumption by producing cogent and confidence inspiring evidence in the shape of certified copy purported by opposing party to genuine and accurate, or by producing the report of the federal government that no such record exists. देखिए यहाँ पे ये लिखा जा रहा है कि अब दूसरी पार्टी ने कोर्ट को कन्विंस कैसे करना है कि सर कोई प्रजम्पशन अटैच नहीं है, या तो वो सर्टिफाइड कॉपी ले आए जो कि इस सर्टिफाइड कॉपी से मुख्तलिफ हो, या वो फेडरल गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट ले आए, अथॉरिटी की रिपोर्ट ले आए कि जनाब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब ये एक ऐसा डाउट होगा कि कोर्ट उस प्रजम्पशन को जो है वो नहीं मानेगी और कहेगी कि ओरिजिनल को जो है वो क्या करो, वो साबित करो। अच्छा जी, एक और मेरे सामने आ गया, प्रजम्पशन एज टू बुक्स, मैप्स एंड चार्ट्स। आर्टिकल 97 है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोर्ट के सामने एक बुक पेश की जा रही है, ठीक है, बशर्ते कि वो रेलिवेंट हो, ठीक है, किसी भी आर्टिकल के तहत बुक पेश की गई है, ठीक है, और जिसमें मैटर है ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट का, ठीक है, या अदालत के सामने कोई भी जो है वो मैप या चार्ट जो है वो पेश किया गया है, कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी? द कोर्ट शैल मे प्रिज्यूम दैट द बुक और मैप और चार्ट सो रेफर्ड इज रिटन एंड पब्लिश्ड बाय द पर्सन एंड एट द टाइम एंड प्लेस बाय होम और एट व्हिच इट purport to have been written by publish। अगर एम महमूद की बुक पेश की गई है जज साहब के सामने, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि ये एम महमूद की ही है और ये उसी वक्त ही जो थी वो लिखी गई थी। इसी तरह एक चार्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट ने अगर उसको पब्लिश किया है तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि वाकई गवर्नमेंट ने जो है, अनलेस के दूसरी पार्टी कोर्ट को क्या करे, उसके ऊपर कन्विंस करे कि नहीं सर ऐसे नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, कोर्ट का टाइम सेव हो रहा है, ठीक है। तो होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही है, और जो हमने वो चीज़ें पढ़ी हैं वो क्या कहते हैं, शुरू में बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, तो वो आपको फायदा। अब आर्टिकल जो है 98 को देख लें। एक टेलीग्राफिक मैसेज है फ्रॉम a telegraph office to a specific person, the court may presume that the contents of the message delivered and received are the same as the message dispatched। ठीक है, देखिए पहले दौर में क्या होता था, पुराने दौर में क्या होता था, टेलीग्राफिक मैसेज क्या होता था कि आप वहाँ पे ना एक कंट्री से या कहीं से कोड वर्ड में जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाता था किसी भी मैसेज को, और दूसरी तरफ से वो रिसीव होता था और वापस वो लैंग्वेज के अंदर क्या होता था, वो जो होता है वो क्या होता था, कन्वर्ट होता था, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है ये कहता है कि अगर एक टेलीग्राफिक मैसेज है और किसी ऑफिस से भेजा गया है तो कोर्ट पर इंज्यूम करेगा कि उसके वो जो मैसेज हैं वो वही थे, जो कि मैसेज के कंटेंट्स जो थे वो वही थे जो कि भेजे गए और जो कि रिसीव हुए, ठीक है। तो कोर्ट का टाइम जो है वो क्या होगा, सेव होगा। और इसमें कंडीशन है वो फिर हम आर्टिकल 100 के बारे में मैं आपको बड़ा अच्छी तरह से जो है वो एग्जांपल हमने की है और बड़े अच्छे तरीके से हमने उसको जो है वो देखा भी है, ठीक है। तो एनी हाउ मैं इंशाल्लाह जब हम इसको प्रॉपरली करेंगे तो फिर मैं आपके साथ ये टेक्स्ट भी जो है वो शेयर करूँगा, ठीक है। ये टेक्स्ट भी आपके साथ शेयर करूँगा। प्रिंसिपल है, नेचर ऑफ 30, ऑब्जेक्टिव बेसिस ऑफ आर्टिकल 100, स्कोप इसका क्या है, प्रूफ ऑफ 30। हाँ, एक चीज़ है जो बेसिक फैक्ट है वो साबित करना ज़रूरी है कि ये डॉक्यूमेंट 30 इयर्स ओल्ड है, ये चीज़ रिकॉर्ड पे आना जो है वो ज़रूरी है। अगर यही चीज़ डिस्प्यूटेड होगी कि वो डॉक्यूमेंट 30 इयर्स ओल्ड है या नहीं है, या ये डिस्प्यूटेड हो गया कि वो डॉक्यूमेंट कब एग्जीक्यूट हुआ कब नहीं हुआ, तो फिर प्रिजम्पशन वाली बात जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर ये चीज़ स्टैब्लिश्ड है, यानी पहला बेसिक फैक्ट या जो प्रूव फैक्ट है वो अनडिस्प्यूटेड है, वो ये है कि वो 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट ही है, तो प्रिजम्पशन शुरू होंगी, ठीक है। अच्छा जी, प्रॉपर स्टडी का प्रूफ चाहिए, इलस्ट्रेशन है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर डिस्कशन ऑफ द कोर्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया है। रिबार्टेबल प्रिजम्पशन है, ठीक है, और डील विद रेलेवेंसी, सर्टिफाइड कॉपी। अच्छा, अब आप देखिए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट 30 इयर्स ओल्ड,
अच्छा बच्चों, गौर से आर्टिकल 100 में तो ये था ना कि एक डॉक्यूमेंट जो था वो क्या था, वो 30 ईयर ओल्ड था। लेकिन आप 101 में ये है कि एक डॉक्यूमेंट जो है उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी पेश की गई है वो 30 ईयर्स ओल्ड है। डॉक्यूमेंट तो फिर पता नहीं कितना ज्यादा पुराना होगा, लेकिन जो उसकी सर्टिफाइड कॉपी आई है कोर्ट के सामने वो कितनी है, वो है 30 ईयर्स ओल्ड है। तो उस सूरत में कोर्ट प्रज्यूम करेगा कि ये, जैसे वो हमने पहली प्रजम्पशन में पढ़ा था कि ये जो सर्टिफाइड कॉपी है इसके कंटेंट्स जो हैं वो वही हैं, जो यानी कि एक्यूरेट है, वही इसके कंटेंट्स हैं जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के हैं। यानी देयर इज अ 30 ईयर्स ओल्ड सर्टिफाइड कॉपी, ये बेसिक फैक्ट है। और कोर्ट प्रज्यूम क्या करेगा, दैट द 30 और सर्टिफाइड कॉपी इज प्रूफ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। कोर्ट यही समझेगी कि इसके कंटेंट्स वही हैं जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के हैं। यानी अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को पेश करने की जरूरत नहीं है ये साबित करने के लिए कि आया ये वही कंटेंट्स हैं जो सर्टिफाइड कॉपी में लिखे हैं या नहीं। वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बारे में था, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए आर्टिकल 129, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स के बारे में है। अच्छा, अब अगर आपके पास आर्टिकल 129 है, वैसे तो मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। द कोर्ट में प्रज्यूम, सबसे पहले तो ये हो गया कि अभी कि ये वो कौन सी नेचुरल प्रजम्पशन होगी, परमिसिव प्रजम्पशन होगी, ठीक है। द कोर्ट में प्रज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट विच इट थिंक लाइकली टू हैव हैपेंड रिगार्ड बीइंग हैड टू बी कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट। कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट से क्या मुराद है, कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट से क्या मुराद है। मसलन अगर ये आर्टिकल 128 है, उसमें क्या है कि ये अगर ये चीज़ साबित हो जाती है कि वो हस्बैंड एंड वाइफ थे और वो एक साथ भी रहते रहे, तो फिर जो उनसे जो बच्चा बर्थ होगी, उनसे जो चाइल्ड होगा, तो वो फिर उसकी लेजिटिमेसी प्रिजम्पशन होगी कि वो लेजिटिमेट चाइल्ड है। फिर उसके ऊपर किसी को उंगली उठाने की जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स की, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन कंडक्ट क्या है। एक सर्वेंट था, उसके ऊपर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का जो है वो एलिगेशन था। तो वो वो जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसका लाइफस्टाइल जो है वो, या उसके पास जो पैसे हैं उसका वो कुछ जवाब नहीं दे पा रहा कि ये कहाँ से आए हैं। तो प्रज्यूम किया जाएगा कि इसने मिस अप्रोप्रिएशन की है और वाकई इसने जो है वो गबन किया है, ठीक है। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको किसकी, ह्यूमन कंडक्ट को, ठीक है। ह्यूमन कंडक्ट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस। अच्छा, अब आर्टिकल 129 की इलस्ट्रेशंस भी हैं और फिर उनकी आखिर पे एक्सेप्शंस भी हैं। इन चीज़ों को समझिए। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप देखिए, ये देखिए मेरे पास ये है, मैंने इसको मिला के लिखा है कि पहले हिस्से में ये चीज़ आ जाती है और लेकिन नीचे जाके उसकी इलस्ट्रेशन आ जाती है, ठीक है। और फिर उसकी क्या आ जाती है, एक्सेप्शन आ जाती है। मसलन इलस्ट्रेशन ए जो है वो इस तरह से है, दैट अ मैन हु इज इन पोजेशन ऑफ स्टोलन गुड्स सून आफ्टर द थेफ्ट इज ईदर द, ये वो चीज़ आ गई ह्यूमन कंडक्ट वाली ना, इन द कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है। दैट अ मैन हु इज इन पोजेशन ऑफ अ स्टोलन गुड्स सून आफ्टर द थेफ्ट इज ईदर द थीफ और हैज रिसीव्ड द गुड नोइंग देम टू बी स्टोलन अनलेस ही कैन अकाउंट फॉर हिज पोजेशन। कि एक बंदे पे एलिगेशन है थेफ्ट का और उससे वो गुड्स जो हैं वो क्या कहते हैं, स्टोलन गुड, कि उसने ये चोरी की चीज़ें इसके पास हैं, ठीक है। तो उसके बारे में अगर उससे वो चीज़ें मिल जाती हैं एक शख्स से, स्टोलन गुड्स, तो उसके बारे में ये प्रज्यूम किया जाएगा कि वो या तो वो चोर है, ठीक है, या फिर उसने ये जानते हुए कि ये चोरी की हैं उसने ये रिसीव की हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके पास वो स्टोलन गुड्स का जो है वो पोजेशन है। तो ये एक प्रजम्पशन है, ये रिबाटेबल प्रजम्पशन है आर्टिकल 129 ए के तहत ना, ठीक है। लेकिन फिर अगर आप देखें
तो फिर उसके तहत तो उसकी नीचे जाके एक उन्होंने उसकी वो भी दी है, एक्सेप्शन भी दी है। वो क्या है कि अ शॉपकीपर हैज इन हिज till marked rupees soon after it was stolen and cannot account for its possessions but it continued receiving rupee in the course of his business। अब उसकी एक्सेप्शन वो ये बताते हैं कि देखो एक दुकानदार है, अब उसको क्या पता कौन कहाँ से ला के पैसे दे रहा है, तो वो पकड़ के उसने गले में डाल दिए। फर्ज करें कि वो वही पैसे थे जो चोरी हुए थे, तो अब ये प्रिजम्पशन उस दुकानदार के ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो हमने पढ़ा ही है शुरू में कि ये जो प्रिजम्पशंस हैं बेसिकली ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, ये डिपेंड करेंगी कॉमन कोर्स ऑफ नेचर, इवेंट्स, ह्यूमन कंडक्ट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस। तो अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये प्रिजम्पशन अप्लाई नहीं करेगी। तो बेसिकली आर्टिकल 129 जो है उसके अंदर अगर एक प्रिजम्पशन की इलस्ट्रेशन दी है तो दूसरी प्रिजम्पशन नीचे जाके उसकी एक एक्सेप्शन भी बताई गई है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर सूरत में ही कोर्ट ने वो प्रिजम्पशन अप्लाई करनी है, इसीलिए उसको हम डिस्क्रिशनरी प्रिजम्पशन भी कह रहे हैं। ठीक है, तो होप कि आपको इस बात की समझ आ गई। तो इलस्ट्रेशन भी है ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कर ली हैं, तो फिर हम ये जो इलस्ट्रेशन हैं इनको हम देखेंगे जब मसला हम प्रॉपरली इसको देखेंगे लेक्चर वाइज, तो फिर हम इनको जो है वो डिटेल में जो है वो कर लेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है वो स्किप करता हूँ और आगे चलता हूँ। ये हमने पढ़ ली प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स। अब आगे प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के बारे में, ये हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ रहे हैं, इसको हमने डिस्कस भी कर लिया है। ठीक है, सारा जो है अब इसकी जो प्रिजम्पशंस हैं वो कहाँ पे दी गई हैं, वो आप देखिए आर्टिकल 90। ठीक है, आर्टिकल 90 से 95 तक जो है वो प्रिजम्पशन जो है वो चलती हैं। ठीक है, मतलब आर्टिकल 90 जो है वो प्रिजम्पशन एट टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, कि अगर एक सर्टिफाइड कॉपी पेश की गई है कोर्ट के सामने किसी भी डॉक्यूमेंट की, तो कोर्ट समझेगी कि ये असल बा मुताबिक नकल बा मुताबिक असल है। कोर्ट अनलेस के दूसरी पार्टी कोर्ट को उसके ऊपर क्या करे, वो कन्विंस करे। ठीक है, उसके पर इसी तरह अगर प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस है। ठीक है, कि अगर एक प्रिजम्पशन एज प्रोड्यूस एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, कोई एविडेंस है, ठीक है, और तो वो उसका रिकॉर्ड अदालत में पेश किया गया है, ठीक है, या उसकी सर्टिफाइड कॉपी पेश की गई है, तो कोर्ट समझेगी कि ये वाकई ये रिकॉर्ड जो है एग्जिस्ट करता है। कोर्ट अनलेस के कोर्ट को कन्विंस किया जाए, कोर्ट इस चीज़ के ऊपर डिस्प्यूट में नहीं जाएगी कि आया वो रिकॉर्ड जो है जो किसी और अदालत का रिकॉर्ड पेश किया जा रहा है किसी और डिपार्टमेंट का, क्या वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। जैसे पटवारी एक रिकॉर्ड लेके आ जाता है, तो अब उसके कोर्ट प्रज्यूम करेगी कि ये रिकॉर्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है अनलेस के दूसरी पार्टी कोर्ट को कन्विंस करे कि ये रिकॉर्ड जो है वो एग्जिस्ट जो है वो नहीं करता। अच्छा, उसके बाद है जी, अगर एक डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर कस्टडी में है, तो कोर्ट क्या प्रज्यूम करेगी कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, ठीक है, और ये एज इट इज ही है जैसे कि ये शुरू में था, बशर्ते कि वो प्रॉपर कस्टडी से आ रहा हो। इसी तरह अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई मैप्स या प्लान बनाए गए हैं, तो कोर्ट प्रज्यूम करेगी कि वो जो मैप्स और प्लान हैं वो करेक्ट हैं, वो एक्यूरेट हैं और अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांसिस हैं। कोई कोर्ट में खड़े होकर ये बात नहीं कह सकता कि सर जी ये जो इन्होंने मैप या चार्ट बनाया है ये मौके की सूरत हाल से मुख्तलिफ है, ठीक है, अनलेस के कोजेंट एविडेंस आए और कोर्ट को उसके ऊपर जो है वो क्या किया जाए, कन्विंस किया जाए। इसी तरह कोर्ट में अगर कोई जजमेंट पेश की जा रही है, ठीक है, कोई लॉ पेश किया जा रहा है, तो कोर्ट प्रज्यूम करेगा कि वो साइटेशन भी दुरुस्त है, वो जजमेंट भी दुरुस्त है, वो बुक भी जो कोर्ट के सामने जो लॉ है कोर्ट किया जा रहा है वो भी दुरुस्त है, अनलेस के कोर्ट को उसके ऊपर कन्विंस किया जाए कि ऐसे नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी कोर्ट के अंदर पे, तो प्रज्यूम किया जाएगा कि ये वाकई ही पावर ऑफ अटॉर्नी उस बंदे ने एग्जीक्यूट किया है जिसके बिहाफ पे ये जो है वो क्या किया जा रहा है, वो पेश किया जा रहा है। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो और भी हैं। ठीक है, उसके बाद है
presumption as to due execution of document not produced, the court shall punish the every called for and not after notice was attested, stamped and executed in manner required by the law. अगर कोर्ट ने कोई डॉक्यूमेंट मंगवाया था और कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया तो कोर्ट क्या समझेगी कि ये डॉक्यूमेंट जो था जो कि मेरे कहने पे पेश नहीं किया गया ये बिल्कुल एज पर लॉ अटेस्ट किया गया, स्टैम्प हुआ और एग्जीक्यूट हुआ। ये उसमें से क्या करेगी कोर्ट, प्रज्यूम कीजिए, बशर्ते कि कोर्ट ने नोटिस किया हो और फिर वो डॉक्यूमेंट पेश ना किया गया। ठीक है। इसी तरह आर्टिकल 121 है, ये प्रजम्पशन ऑफ उसकी बात करता है, प्रजम्पशन ऑफ इनोसेंस के बारे में ना कि सॉरी ये बात करता है उसके बारे में, जनरल एक्सेप्शन पीपीसी की जो है कि कोर्ट अगर कोई शख्स जो है वो क्या कहते हैं कि वैसे तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन होता है, ठीक है, तो लेकिन अगर अच्छा तो अगर कोई शख्स कहता है कि हाँ मैंने ये ऑफेंस किया है लेकिन मेरा केस जो है वो एब्सेंस वो उसमें फॉल कर रहा है, किसी एक्सेप्शन में फॉल, मैंने सेल्फ डिफेंस में किया है, ठीक है, तो या ये सर्कमस्टांसिस थे जनरल एक्सेप्शंस वाले, तो ये आर्टिकल 121 ये कहता है कि कोर्ट प्रज्यूम यही करेगी कि कोई जनरल एक्सेप्शंस नहीं थी, कोई ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस नहीं थे, तो अब बेसिकली बर्डन किसके ऊपर होगा, किसके ऊपर होगा, उस एक्यूज के ऊपर होगा कि वो अब उस जनरल एक्सेप्शन को क्या करे, एस्टेब्लिश करे। अच्छा इसके बारे में ना लॉ ये है कि देखिए प्रोसिक्यूशन ने हमेशा अपना केस जो है ना वो खुद साबित करना होता है, तो अगर वो कोई जनरल एक्सेप्शन की प्ली लेता है 121 के तहत तो इट डज नॉट मीन कि प्रोसिक्यूशन की लायबिलिटी कम टू एन एंड, प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित करना ही करना है कि अकरंस जो है वो हुई है। अगर प्रोसिक्यूशन ने ये साबित कर दिया कि अकरंस हुई है तो अब बात आ जाएगी और ये भी साबित करना है कि ये ऑफेंस किसने किया है, इसी एक्यूज ने ही किया है। जब प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित कर देगी तो उसके बाद एक्यूज जो है वो चाहे अपना स्पेशल एविडेंस ले आए या वो बेशक प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस के थ्रू क्रॉस एग्जामिनेशन ये चीज एस्टेब्लिश कर ले, और उसने सिर्फ एक डाउट क्रिएट करना है, उसने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं ये साबित करनी है अपनी एक्सेप्शन, उसने सिर्फ इस हद तक डेंट डालना है प्रोसिक्यूशन स्टोरी में कि जर्नल एक्सेप्शन के जरिए कि हाँ कुछ ऐसा जरूर था, तो उसके बाद कोर्ट ने उस केस का क्या करना है वो फैसला करना है। मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि बर्डन शिफ्ट नहीं होना, क्रिमिनल केस में बर्डन शिफ्ट नहीं होता, बर्डन रहेगा प्रोसिक्यूशन के ऊपर, प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित करना ही करना है, चाहे उसने डिफेंस लिया था चाहे उसने नहीं लिया था। अब अगर उसने कोई जर्नल एक्सेप्शन का सहारा लिया है तो उसने वो जर्नल एक्सेप्शन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित नहीं करनी, बल्कि इस हद तक साबित करनी है कि कोर्ट उसको इक्विटल के लिए जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे सके। इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर मैं इसी लेक्चर में शुरू कर दूं ना तो फिर ये काम खत्म नहीं होगा। अब आ जाए इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, ये आपने जो है वो पढ़ी भी हुई हैं और मैं भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। ये दो प्रिजम्पशन है, इररिबटेबल जहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं होगी उसकी ना, ये ले आर्टिकल 55 है, ठीक है। इसमें ना वो क्या कहता है, वो कहता है कि a final judgment order or decree of a competent court in the exercise of probate, matrimonial, admiralty or insolvency jurisdiction, ठीक है। ठहरे मैंने नीचे कंडीशंस लिखी हैं कहाँ पे, मैं बताता हूँ। ये बेसिकली जजमेंट इन रेम की बात करता है, ठीक है। ये प्री रेक्विजिट्स हैं आर्टिकल 55 के, क्या कि देयर इज अ जजमेंट ऑर्डर और डिक्री, अच्छा ठीक है, पहला इंग्रेडिएंट, द जजमेंट ऑर्डर और डिक्री इज फाइनल वन, ये दूसरा इंग्रेडिएंट, द जजमेंट ऑर्डर और डिक्री इज पास बाय द कोर्ट ऑफ competent jurisdiction is passed by the, ठीक है, ये तीसरा इंग्रेडिएंट, द जजमेंट ऑर्डर और डिक्री इज पास बाय एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी और इंसॉल्वेंसी जुरिस्डिक्शन। ये क्या चीज है, देखिए मेरी बात सुनिए, आप इसको छोड़ें, अब देखें कि अगर कोई जज साहब जो है वो क्रिमिनल वर्क कर रहे हैं
तो हम कहेंगे उनकी क्रिमिनल जुरिडिक्शन है। अगर कोई जज साहब सिविल का काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे उनकी सिविल जुरिडिक्शन है। अगर कोई फैमिली का काम कर रहे हैं तो उसे कहेंगे कि उनकी फैमिली जुरिडिक्शन है। इसी तरह अगर कोई सक्सेशन, वो जो सक्सेशन एक्ट है 1925 है, उसके तहत अगर कोर्ट कोई ऑर्डर कर रही है तो उस वक्त उसको कहेंगे कि वो का प्रोबेट विल या प्रोबेट जो है वो उसके बारे में, यानी विल के बारे में अगर कोई ऑर्डर किया जा रहा है, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि ये कौन सी जुरिडिक्शन है, ये प्रोबेट जुरिडिक्शन है। मैट्रिमोनियल फैमिली जुरिडिक्शन यानी फैमिली कोर्ट का ऑर्डर, ठीक है। एडमिरल्टी क्या है, ये आर्मी से रिलेटेड जो है, ठीक है, जो है वो लॉ है उससे रिलेटेड जुरिडिक्शन है। और इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जो इंसॉल्वेंट से जो डील कर रही है कोर्ट, तो वो जब इंसॉल्वेंसी का मैटर टेक, ये ऑब्वियसली एक लॉ, स्पेशल लॉ के अंदर ये लिखा होगा कहीं ना कहीं पे कि ये इस कोर्ट के ऊपर ये जुरिडिक्शन जो है वो कंफर की जाती है। तो इस जुरिडिक्शन के अंदर जो है वो एक जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर पास किया जाए, और वो जजमेंट एंड डिक्री जो है वो क्या हो, वो फाइनल हो, वो क्या हो, फाइनल हो। और वो जजमेंट एंड डिक्री और ऑर्डर क्या कर रहा हो, वो confer upon or taken away from any person any legal character, or we declare any person to be entitled to any such character or to be entitled to any specific, not as against specific person but absolutely। ये क्या चीज़ है, देखें आप फैमिली मैटर कोई भी ले लें, खुला है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि खुला के दावे में क्या किया जा रहा है कि एक करेक्टर, यानी मैरिज डिसॉल्व हो रही है, एक करेक्टर जो है हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है, दैट इज कमिंग टू एन एंड, दैट इज कमिंग टू एन एंड। अच्छा, डेक्टिडेशन ऑफ मैरिज क्या है, उसमें डिक्लेयर किया जा रहा है कि दे हैव नो रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इनके अंदर ना, ठीक है। तो या इंसॉल्वेंसी है तो उसके अंदर क्या, उसके अंदर उस इंसॉल्वेंट के ऊपर बहुत सारी कदगंज लग जाती हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होगा कि वो जजमेंट एंड डिक्री जो है वो फाइनल भी हो, कॉम्पिटेंट कोर्ट की भी हो, और वो प्रोबेट मैट्रिमोनियल एडमिटरी यानी इंसॉल्वेंसी जुरिडिक्शन में पास की गई हो, लेकिन साथ में वो कोई कंफर कर रही हो कोई करेक्टर, या वो क्या कर रही हो, कोई उससे करेक्टर जो है वो उससे वापस ले रही हो किसी चीज के बारे में, लेकिन एट पब्लिक एट लार्ज, एक स्पेसिफिक बंदे के अगेंस्ट ना हो। जैसे ये एक दावा कर देते हैं वामुन नास को फ्रीक बना के, ठीक है, तो दैट इज कि वो दैट इज अगेंस्ट द पब्लिक एट लार्ज जो है वो क्या किया जा रहा है। और अगर ऐसे है तो फिर प्रजम्पशन क्या अटैच होंगी, अगर ये सारी प्रजम्पशन अटैच ऊपर वाली हैं तो फिर कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी दैट एनी लीगल करेक्टर विच इट कंफर्ट accrued एट द टाइम व्हेन सच जजमेंट ऑर्डर और डिक्री कम इनटू ऑपरेशन। तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी जब वो जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर पास हुआ था उस वक्त वो लीगल करेक्टर जो था वो क्या करता था, वो एग्जिस्ट करता था, वो क्या करता था, वो एग्जिस्ट करता था। फर्ज करें एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का दावा डिक्री हो गया, अब देखें ऊपर वाली सारी कंडीशंस पूरी हो गई, ठीक है, तो अब ये अब वो हस्बैंड है, ठीक है ना, तो अब बाद में उस डिक्री की मौजूदगी में ये बात नहीं कही जा सकती कि वो उसका हस्बैंड नहीं था। मेरी बात को आपने आपको समझ आ गई मेरी बात की, ठीक है। तो हाँ, अभी मैं नीचे चल के बताऊंगा, और शायद ये क्वेश्चन भी आया था पेपर में ना। देखो बच्चों, एक चीज है कि एक जजमेंट डिक्री को चैलेंज कर देना कि ये है ही फ्रॉडुलेंट, ये कुछ और चीज है, तब आर्टिकल 55 अप्लाई नहीं करेगा, तब वो ऐसे ही चलेगा जैसे ऑर्डिनरी मैटर है। लेकिन आर्टिकल 55 उस डिक्री के तहत जो स्टेटस कंफर किया जा रहा है ये उसके बारे में प्रजम्पशन है। देखिए नीचे जाके मैंने यहाँ पे एक पैरा लिखा भी है, ये देखें, a judgment in rem is conclusive only as regards status but not as regard to the grounds on which it is based. That is why a judgment in rem can be impeached if it can show that
court had no jurisdiction. The judgment was obtained through fraud and collusion, that it was not given on merit or it was not final or interlocutory. जहाँ पे जजमेंट को ही चैलेंज कर दिया गया है कि ये बनती ही नहीं थी, ये फ्रॉडुलेंट है, या कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं थी, तब तो ये वाला प्रिजम्पशन अटैच नहीं होगी। लेकिन अगर ये चीज़ें डिस्प्यूटेड नहीं है तो फिर जो उस जजमेंट ऑर्डर डिग्री के तहत जो स्टेटस है उसके बारे में जो है वो प्रिजम्पशन जो है वो कंफर की जा रही है। That any legal character to which it declares any such person to be entitled accrued to that person at the time when such judgment order or decree declare it have been accrued at that person। इसी तरह कि अगर कोई जजमेंट एंड डिक्री उसके तहत एक शख्स को कोई लीगल करेक्टर जो है उसके ऊपर कंफर किया जा रहा है या उसको डिक्लेयर किया जा रहा है कि वो बंदा इस चीज़ का हकदार है, ठीक है, तो फिर प्रजम्पशन क्या है? प्रजम्पशन ये है कि जब वो जजमेंट और डिक्री पास हुई थी, ठीक है, तो वो बंदा उस वक्त उसके हक में वो जो था वो करेक्टर जो था मसलन एक डिक्री है सूट फॉर टू डिक्लेयर द लीगल हेयर ऑफ द डिसीज, ठीक है, तो कोर्ट ने वो डिक्री पास कर दी, तो बाद में ये नहीं कहा जा सकता अनलेस के अदरवाइज उसको जो है वो साबित किया जाए कि यार जनाब ये तो मरने वाले का बेटा ही नहीं था, ठीक है, तो कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगी कि ये जो था ये उसका लीगल हेयर्स था और जो उसकी प्रॉपर्टी है ये उसको इनहेरिट करने का हकदार है। तीसरी प्रिजम्पशन क्या है? एनी लीगल कैरेक्टर विच इज टेकन अवे फ्रॉम एनी सच पर्सन सीज्ड एट द टाइम फ्रॉम विच सच डिक्लेयर्ड दैट इट हैड सीज्ड और शुड सीज। और अगर वो कोई लीगल कैरेक्टर जो है वो टेकन अवे कर रही है वो जजमेंट एंड डिक्री एंड ऑर्डर, तो प्रज्यूम किया जाएगा कि उस डेट से जिस डेट से वो जजमेंट एंड डिक्री पास हुई है तब से वो लीगल कैरेक्टर एग्जिस्ट करना जो है वो खत्म हो गया, अब उनका हस्बैंड एंड वाइफ का कोई रिलेशनशिप नहीं है। That anything to which it declared any person to be so entitled was the property of that person at the time from which such judgment or order declared that it had been or should be his property। अगर कोई डिक्री ऐसी पास की गई है, ठीक है, अडमिरलिटी और मैट्रिमोनियल या प्रोबेट जुरिडिक्शन के अंदर, ठीक है, जिसमें ये होल्ड किया गया कि एक पर्सन जो है वो एक प्रॉपर्टी का इंटाइटल्ड है, तो फिर ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जब वो जजमेंट एंड डिक्री जारी हुई उस वक्त वो उस प्रॉपर्टी का मालिक था, इंटाइटल्ड था, ठीक है, तो ये थी आर्टिकल 55, ठीक है। लेकिन वो कंक्लूसिव प्रिजम्पशन है, उसको रिबट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ये वाली ग्राउंड्स ले ली जाए, ये क्वेश्चन भी आया है शायद ये HA के पेपर में ना, तो फिर उसको जो है प्रिजम्पशन का कोई क्वेश्चन जो है वो राइज नहीं होगा। कंसेंटिंग जजमेंट के ऊपर भी है। अब आर्टिकल 182 1 to 8 ये बड़ा इजी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये कहता है, इसका पहला हिस्सा ये कहता है कि अगर एक बच्चा पैदा हुआ है यानी उनकी शादी से शादी के 6 माह बाद, ठीक है, यानी मैरिज के 6 माह के अंदर, ठीक है, वैसे तो ये है ना कि 9 माह के अंदर, ठीक है, 9 माह बताया जाता है, लेकिन ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि अगर वो 6 माह के बाद हो गया पैदा, पहले नहीं, बाद हो गया और पैदा हो गया है, ठीक है, और अगर वो मैरिज डिसॉल्व हो गई है तो 2 साल के अंदर अगर वो बच्चा पैदा हो गया है तो वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा इस चीज़ का कि वो उसी हस्बैंड एंड वाइफ, उसी आदमी का वो जो है वो क्या है, वो बच्चा है, वो उसी आदमी का वो बच्चा है, अनलेस आगे उसकी एक्सेप्शंस है, वो क्या है कि हस्बैंड ही रिफ्यूज़ कर दे कि ये मेरा बच्चा ही नहीं है, तो आर्टिकल 128 साबित नहीं होगा। फिर दूसरा प्रिंसिपल अप्लाई होगा, सबसे पहले कि ये कि क्या उसने 40 दिनों के अंदर उसको चैलेंज कर दिया था उस पैटर्निटी को, ठीक है, और फिर उसके बाद एविडेंस की बुनियाद पर उसका जो है वो फैसला होगा। लेकिन अगर 40 दिन गुजर गए हैं तो फिर हस्बैंड जो है वो ये भी जो है वो इससे इनकार भी नहीं कर सकेगा। It was after expired 6 month lunar month from the date on which the woman had accepted that the period of iddat had come to an end। यहाँ
जो बच्चा जो है वो औरत खुद कहती है कि ये जो इद्दत का पीरियड जो था वो इस डेट को ख़त्म हुआ था और उसके 6 माह बाद जाके वो बच्चा जो है वो पैदा हुआ है। तो इन दैट सेंस अगेन ये प्रिजम्पशन अप्लाई नहीं करेगी, ठीक है? और फिर उसको नॉर्मली जैसे आम केस डील किया जाता है उसको क्या किया जाएगा, उसको डील किया जाएगा। तो ये था आर्टिकल 128। तो अ, अ, जज़ाकल्लाह। मैंने कोशिश की है, बेसिकली मैंने सिर्फ़ आपको प्रिज़म्पशंस का कॉन्सेप्ट देना था। आगे मैंने सरसरी आपको वो जो है इलस्ट्रेशंस पढ़ाई हैं, तो इंशाल्लाह हम उनको डेप्थ में भी करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, अगर हो सके तो इसको अपना जो व्हाट्सएप स्टेटस है उसके थ्रू इसका लिंक जो है सूटेबल कैप्शन के साथ आपने शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम नॉलेज जो लोग जो हैं वो इससे नॉलेज गेन कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।